जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों एसएससी जीडी वालों के लिए और यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए बेहतरीन क्लास है ये, जो कि मैं डेली सुबह 8 बजे एक फास्ट रिवीजन के तौर पर लेकर आ रहा हूँ। जैसे कि एसएससी जीडी वालों का एग्जाम होने जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्लास रहने वाली है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूरी क्लास में रहें और देखें कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और आइए आज पहला क्वेश्चन को शुरू करते हैं। डेली ऐसे क्वेश्चन की सीरीज़ में लेकर सुबह 8 बजे की इस क्लास में आया करूँगा, और ये एक फास्ट रिवीजन के तौर पर ये क्लासेस होंगी। आप देखेंगे कि 20 क्वेश्चन को आप 10 मिनट में कैसे उड़ाते हैं। बहुत कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऊँट के मुँह में जीरा का सही अर्थ है। ऊँट के मुँह में जीरा होना का मतलब क्या होता है? बहुत थोड़ा, ऊँट के मुँह में पीड़ा होना, ऊँट को जीरा खिलाना, पेट भरने के लिए कुछ भी खाना। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको एक बार पहले भी करा दिया है, तो चलिए जल्दी फटाफट बताइए कि ऊँट के मुंह में जीरा होने का मतलब होता है पहला ऑप्शन, बहुत थोड़ा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनके का क्या मतलब है? बुरा हाल होना, पराजित होने पर भी हार नहीं मानना, धोखेबाज, दोषी हमेशा चौंकन्ना रहता है। दूसरे का जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, दूसरे का हो जाएगा डी, दोषी हमेशा चौंकन्ना रहता है। चोर की दाढ़ी में तिनका का ये अर्थ होता है। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन में है, एक पंथ दो काज का सही अर्थ क्या है? अनेक अनेक कार्य करना, क्या करें क्या ना करें सोचना, एक साथ दो लाभ होना, एक साथ दो पद ग्रहण करना। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? एक पंथ दो काज। तीसरे का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक साथ दो लाभ होना। चौथे पे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। तो चौथे क्वेश्चन में ये कह रहा है दोस्तों, दाल भात में मूसल चंद का सही अर्थ है। दाल भात में मूसल चंद, ये आपने कहावत अपने घरों में सुनी होगी कई बार। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के टू द पॉइंट, आपके एग्ज़ाम सिलेबस के लिए बहुत ज़्यादा जो खास हैं। एक ऐसा ये प्रैक्टिस सेट समझिए जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस के बदले ये मतलब कि अगर आप कई सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो आपको इस प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से आप अपने आप को बेहतरीन और बेहतर समझ पाएंगे। तो दाल भात में मूसल चंद, बुरा हाल होना, पराजित होना, बेकार दखल देना, भोजन के पीछे मरना। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा चौथे का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेकार दखल देना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, पांचवा देखेंगे। पांचवें में कह रहा, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। बुरी आदत पे पड़ना, झूठा दिखावा करना, रौब डालना, बहुत गरीब होना। दोस्तों ये वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में बार बार आ जाते हैं, और उसके बाद आप उन क्वेश्चंस को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं क्योंकि आपको आते नहीं। तो इसलिए मैं इसीलिए ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आप छोड़ देते हैं, ऐसे क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस किया जाए। तो पाँचवें का हो जाएगा बी, झूठा दिखावा करना। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। झूठा दिखावा करने वाले पर यह कहावत कही जाती है। छठा देखेंगे। छठे क्वेश्चन में कह रहा है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? धीरे धीरे जाना, कहीं और ठिकाना ना होना, बहुत मार खाना, बहुत भार उठाना। तो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, छठे का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर उसका सही हो जाएगा बी, कहीं और ठिकाना ना होना। इसका हम लोग कहते हैं ना कि धोबी का कुत्ता है, न घर का है न घाट का है। तो आज के अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सातवें क्वेश्चन में, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। दोस्तों अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका जो सही अर्थ हो जाएगा, अकेला व्यक्ति बेकार होता है, अकेला व्यक्ति लड़ नहीं सकता, अकेले कोई बड़ा काम करना संभव नहीं, चने से भाड़ नहीं फोड़ता। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सातवें का, वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अकेले कोई बड़ा काम करना संभव नहीं, इसीलिए कहा जाता है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। नेक्स्ट बढ़ेंगे, आठवें क्वेश्चन पर देखेंगे क्या कह रहा है। आठवां क्वेश्चन में ये है कि आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ है। मूर्खतापूर्ण कार्य, मनचाहा कार्य, पूरी तरह कोई काम ना होना, गड़बड़ होना। आधा तीतर आधा बटेर, आठवें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा पूरी तरह कोई काम ना करना, मतलब आधा अधूरा काम करना, आधा कुछ और कर दिया आधा कुछ और कर दिया, इसका मतलब ये होता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे और देखेंगे कि एक अनार 100 बीमार। ये आपने घरों में कहावतें बहुत सुनी है। देखिए दोस्तों, जो ज़्यादा कहावतें प्रचलित हैं, मुहावरे प्रचलित हैं, वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी एग्जाम में कि अभ्यर्थी उन चीज़ों से वाकिफ़ है या फिर नहीं। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस डाले जाते हैं ताकि अभ्यर्थी अपने जीवन काल में होने वाली घटनाओं को भी वहाँ पर प्रदर्शित कर सकें और उसके अकॉर्डिंग सवालों का जवाब दे सकें। तो इसलिए ऐसे सवालों के जवाब जो भी बोर्ड होता है, चाहे एसएससी हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी आयोग हो या फिर कोई भी हो, या फिर रेलवे हो या फिर यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड हो, तो ये जो चाहते हैं वो ज़्यादातर आपके जीवन संबंधित ऐसे क्वेश्चंस को कोशिश करते हैं पुटअप करने की जो कि आपने पहले कर चुकी हो। ये सब चीज़ें आप जितने मैं आज करा रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपको पता हैं,
लेकिन अगर आपको सही ढंग से नहीं पता तो फिर आप नहीं बता पाएंगे। जो 9वें का सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु के अनेक चाहने वाले को ऐसी मतलब ऐसी कंडीशन में ये कहावत कही जाती है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा सभी मित्रों के साथ। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें ये कह रहा है कि सबसे प्रथम गिना जाने वाला कहलाता है, जो सबसे पहले गिना जाता है उसको क्या कहते हैं? तो छठे का हो जाएगा, छठे का ऑप्शन नंबर अग्रगण्य, जो सर्वप्रथम गिना जाता है उसे अग्रगण्य कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे, 7वां क्वेश्चन देखेंगे। 7वें क्वेश्चन में कह रहा है वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो उसे क्या कहा जाता है? 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट है ये, कि इन सारे वाक्यों के लिए एक ऐसा शब्द चुने जो कि इसको पूर्ण करता हो। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, तो 7वें का हो जाएगा आशु कवि, ठीक, 7वें का सी। 8वें पे बढ़ेंगे, 8वें में क्या कह रहा है? आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा? आरंभ से अंत के लिए एक शब्द ये होगा, 8वें का जो सही हो जाएगा आद्योपांत। दोस्तों आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में, चाहे CGD का हो या फिर यूपी पुलिस का या फिर हिंदी, आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ेंगे, जिससे मापा ना जा सकता हो उसे क्या कहेंगे? ये क्वेश्चन मैंने पिछली एक क्लास में कराया था। तो जिसे मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं, या फिर जिसकी गणना ना की जा सके, या फिर जिसका परिणाम मतलब कि जिसका परिणाम न ज्ञात किया जा सके वो अपरिमेय कहलाता है, ठीक है। परंपरागत उक्ति, ये दोस्तों ये भी आप अगर समझ पा रहे हो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो रिपीट होते रहते हैं। परंपरागत उक्ति को अनुश्रुति कहते हैं, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको एक प्रैक्टिस सेट में करवाया था। जो स्त्री सूर्य नहीं देख पाती उसे क्या कहते हैं? तो जो स्त्री सूर्य नहीं देख पाती ऐसी स्त्री को असूर्य पश्या कहते हैं, ठीक। आगे बढ़ेंगे, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, अगर किसी का कोई शत्रु ही नहीं पैदा हुआ तो उसे क्या कहेंगे? तो वो अजात शत्रु होगा, ठीक है, जिसका कोई शत्रु ही नहीं पैदा हुआ। 13वें पर बढ़ेंगे, देखेंगे धन को व्यर्थ खर्च करने वाला होता है। दोस्तों धन को व्यर्थ खर्च करने वाला व्ययी कहलाएगा, या फिर धनी कहलाएगा, या फिर मितव्ययी, या फिर अपव्ययी। तो इनमें से कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा ये आपको बताने हैं। तो धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला कहलाता है अपव्ययी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हों को कहते हैं। जिसके हस्ताक्षर, जैसे मान लो कोई एप्लीकेशन है, ठीक, एप्लीकेशन में सारी कहानी लिखी गई, उसके बाद यहाँ पर कोई हस्ताक्षर किया गया, इसको या तो जो ये हस्ताक्षर कर रहा है या फिर इसको वेरीफाई करने वाला, मतलब जो भी हस्ताक्षर होते हैं, तो किसी से अगर हमें हस्ताक्षर करवाना तो वो उस वक्त क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अधो हस्ताक्षर करता, ठीक। क्या कहलाएगा? अधो हस्ताक्षर करता, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 14 का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि बरसात बिल्कुल ना होना क्या कहलाता है। जब बरसात बिल्कुल नहीं होती तो उस समय को सूखा तो वैसे कहते हैं जनरली भाषा में, लेकिन हिंदी की भाषा में उसे क्या कहते हैं? वो होता है अनावृष्टि, ठीक है, अनावृष्टि कहते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, सरकार के प्रयास से जारी होने वाली सूचना क्या कहलाती है? तो जब सरकार के प्रयास से कोई सूचना जारी की जाती है तो उसे कहते हैं अधिसूचना, ठीक। जब सरकार की तरफ से कोई सूचना जारी हो या फिर ऐसी कोई चीज़, तो उसकी जो उसका पेपर बनता है उसके ऊपर अधिसूचना लिख के आता है, ठीक, कि ये सरकार की तरफ से जारी एक सूचना है, तो किसी प्रकार की भी सूचना हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, जो किसी के प्रति आसक्त हो, मतलब कहते हैं ना कि ये इन पर आसक्त हैं, इन पर बिल्कुल पूरी तरह से एक प्रकार से समझो जैसे मतलब कि प्रेम मोहब्बत वाली चीज़ होती नहीं, अगर आपने कभी इस भाषा को उपयोग सुना हो। दोस्तों ये डेली सुबह 8 बजे की फास्ट रिवीजन वाली क्लास आ रही है, आपको 20 क्वेश्चन आपको बहुत ही जल्दी समय में कराने की मैं पूरी उम्मीद करता हूं, और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। लाइक शेयर करते रहिएगा सभी मित्रों के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको ये क्लासेस जो लेकर मैं आ रहा हूँ ये आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने और बेहतरीन क्वेश्चन का ये संग्रह है। अगर आप इसको डेली करते रहेंगे तो उम्मीद करता हूँ आप बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे कि जो किसी के प्रति आसक्त हो, 17वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अनुरक्त, सी ऑप्शन। तो जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं एक्स्ट्रा कुछ और बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी आपको बेहतरीन ढंग से मैं ये फास्ट सीरीज़ की जो ये प्रैक्टिस है ये मैं कराना चाहता हूँ। तो आज ये फास्ट रिवीजन वाली सीरीज़ पहली थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक और शेयर कर दें सभी मित्रों के साथ। डेली ऐसे मैं लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हो जाऊँगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।